नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। महाराष्ट्र में इस वक्त जिस तरह का सियासी घमासान मचा हुआ है, इसके बाद अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है कि अब राज्यपाल का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जो वो कदम उठाएंगे उससे पहले अभी बहुत कुछ होना बाकी है। राजनीतिक दल किस तरह की बात लेकर राजभवन का दरवाजा खटखटाएंगे, उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। राजभवन पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि राज्यपाल ने अब मुख्य सचिव से पूछा है कि 22 से 24 तारीख के बीच सरकार ने किस किस तरह के फैसले लिए हैं, क्योंकि इसकी शिकायत की गई थी। आनन फानन में कई सारे ऐसे जीआर जारी कर देने की भी बात कही गई थी और इसीलिए भी अब जवाब तलब किया गया है। सरकार से पूछा गया है कि कौन से फैसले और इतनी जल्दी में क्यों लिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा राजनीतिक घटनाक्रम भी तेजी से बदल रहा है। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या ताजा और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है महाराष्ट्र की सियासत से? देखिए प्रशांत, आप जिस तरीके से बीजेपी अब काफी ज्यादा सुपर एक्टिव हो चुकी है। जो विपक्ष के नेता है देवेंद्र फडणवीस, वो लगातार मीटिंग का दौर अपने बंगले पे करते आ रहे हैं। अब जो जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली रवाना हो चुके हैं और दिल्ली क्यों गए इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दिल्ली में वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलेंगे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस कोई बड़ा फैसला लेंगे? और ये जो दिल्ली में मीटिंग है सिर्फ आज की है और ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली से मीटिंग करने के बाद देवेंद्र फडणवीस सीधे दिल्ली से वापस मुंबई देर शाम लौटेंगे और फिर शाम को एक बड़ी मीटिंग वो अपने नेताओं, अपने विधायक, अपने कार्यकर्ताओं के साथ करने वाले हैं। क्योंकि प्रशांत देखिए, अब पूरे मामले में बीजेपी कल से पहले पर्दे के पीछे काम कर रही थी, लेकिन पहली बार वो पर्दे के बाहर सामने आई है और पूरी एक्टिव है। अब ये बीजेपी का क्लेम है। बिल्कुल विवेक, अब लगातार महाराष्ट्र में घटनाक्रम बदल रहा है, लेकिन एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। 14 ऐसे और विधायक हैं जो अब बीजेपी के संपर्क में हैं। इस वक्त की ये बेहद अहम खबर। ऐसे में जबकि एकनाथ शिंदे गुट ये दावा कर रहा है कि अब लगातार हर दिन उनके साथ विधायकों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में ये एक और बेहद अहम खबर कि एक अहम बैठक होगी एकनाथ शिंदे गुट की। गुवाहाटी में वो मौजूद हैं। एक एक कर उनके पास विधायक पहुंचते चले गए हैं। उदय सामंत सबसे आखिर में उन तक पहुंचने वाले मंत्री थे जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के नजदीक पहुंचे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कुछ और ऐसे हैं जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में बने हुए हैं और आज जो बैठक होने वाली है इसमें एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि दरअसल कैसे पल पल ये घटनाक्रम बदलता चला जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत का और एक के बाद एक दावे अपनी अपनी तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि पूरा मसला तय होगा नंबर के आधार पर, जिस पर दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। और जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है कि अब लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। अपने अपने पाले में करने की कोशिश भी लोगों को की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब संजय राउत ने संभाली है कमान शिवसेना की ओर से और वो कह रहे हैं कि अभी सिर्फ मोहलत मिली है, तारीख 11 है, तब तक वो आराम कर लें। लेकिन उसके बाद फिर एक बार वही होना है और वो तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो बागी नहीं है, क्योंकि कई तो हमारे संपर्क में हैं। पहाड़, पानी, तो उनको 11 जुलाई तक और वहां आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। जरूर 11 तारीख के बाद जो हमारी मांग है उसके ऊपर विचार होगा। उसका मतलब ये नहीं कि लोग आ गए, विधानसभा में आ गए और कुछ कर लिया। आप बहुत ही बारीकी से वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। अपने आप में वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ठीक है, 11 तारीख। और इस तरह का दावा सिर्फ संजय राउत ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधे शिवसेना की ओर से अब एक बयान आया है। अनिल देशमुख ने कहा है कि जितने भी विधायक वहां मौजूद हैं जिन्हें बागी कहा जा रहा है, इनमें से 20 के साथ लगातार हमारी बातचीत हो रही है, यानी उन्हें बागी ना माने, वो अब भी उद्धव ठाकरे के साथ मौजूद हैं। अनिल देसाई किस विश्वास के साथ में ये बात कह रहे हैं, उनका ये बयान सुनिए। उम्मीद रखते हैं और कुछ ऐसे 20 के ऊपर विधायक है जो शीर्ष नेतृत्व के, शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ में संपर्क में है और वो आना भी चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक भी अपनी बात रखी है कि अगर मुंबई में आते हैं या हाउस में आते हैं, हाउस में अगर
जब विश्वास दर्शक के लिए अगर जाएंगे, कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जाएंगे, तब महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, शिवसेना के पक्ष में समर्थन रहेगा उनका। एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि ये पल पल अब बदलती, बनती, बिगड़ती नजर आने लगी है। लेकिन अब एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि पूरा प्लान तैयार हो चुका है। एकनाथ शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस के बीच ये पूरा प्लान तैयार हुआ। कैसे बनेगी महाराष्ट्र की अगली सरकार? और बताया ये जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। किस तरह का प्लान है, किस तरह का मंत्रिमंडल बनेगा, इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। बैठक के बाद ये सब कुछ तय होगा। लेकिन ये अगली सरकार जो बनेगी वो एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना की ही सरकार होगी। लेकिन ये कैसे होगा, इस पर भी पूरा गणित तैयार कर लिया गया है, क्योंकि दावा अब शिवसेना पर एकनाथ शिंदे करेंगे। और वो कैसे अब बनाएंगे सरकार, इसका क्या है पूरा प्लान, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी और शिवसेना के बागी शिंदे गुट के बीच सहमति की खबर। सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार बनी तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे मुख्यमंत्री, जबकि एकनाथ शिंदे बन सकते हैं डिप्टी सीएम। G7 समिट में शामिल नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय संस्कृति की पहचान कराने वाले तोहफे किए भेंट। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को डोकरा आर्ट तो बोरिस जॉनसन को हाथ से पेंट किया हुआ टी सेट भेंट किया। चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बैठक में शामिल। राज्यों को क्षतिपूर्ति समेत कई दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक में हो सकती है चर्चा। साथ में 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान तो रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर राजी भी हो गए। माना जा रहा है कि पुतिन ने कीव पर हमला करके G7 की बैठक में शामिल अमेरिका जैसे देशों को ही संदेश दिया कि यूक्रेन की जंग में वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंध या फिर यूक्रेन को की गई उनकी मदद का रूस पर कोई असर होने वाला नहीं है। हालांकि G7 के मंच से ही बाइडेन ने कीव पर हुए हमले को रूस की बर्बरता करार देते हुए सभी देशों से उसके खिलाफ एकजुट रहने की अपील की। वहीं यूक्रेन ने कीव पर हुए हमले के बाद पश्चिमी देशों से और हथियारों की मांग की। वहीं तुर्की के सीरिया में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की धमकी के बाद पुतिन के तेवर तीखे हो गए। धमकी से भड़के रूस ने सीरिया में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ानी तो शुरू कर ही दी, साथ ही सीरिया की सेना के साथ मिलिट्री ड्रिल का सिलसिला भी तेज कर दिया। मतलब पुतिन ने तुर्की को साफ साफ संदेश दे दिया कि सीरिया में रूस का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें यूक्रेन युद्ध में उलझाकर वो सीरिया में दखल देने की भूल न करे। इसके लिए रूस की सेना ने इस महीने में दूसरी बार सीरिया की फौज के साथ मिलकर बड़ी ड्रिल की, जिसमें दोनों देशों के सैकड़ों पैराट्रूपर एक जंगी विमान से छलांग लगाते दिखाई दिए। एक और पैराशूट पहने जवान जमीन पर उतरते नजर आए तो दूसरी ओर उनकी सुरक्षा के लिए वहां लड़ाकू विमान भी मंडराते दिखाई दिए। इससे कुछ दिन पहले भी रूस ने दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए सीरिया के साथ एयर ड्रिल की थी, जिसमें रूस के घातक सुखोई 35 लड़ाकू विमानों ने सीरिया के फाइटर जेट के साथ उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाई थी। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने सीरिया में अपने 6 सबसे खतरनाक का-52 अटैक हेलीकॉप्टर और 2 सुखोई 34 लड़ाकू विमानों की भी तैनाती कर दी, जो यूक्रेन की जंग में अपना लोहा मनवा चुके हैं। और दावा तो यह भी है कि सीरिया के अलग अलग शहरों में रूस की दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले भी पहुंच चुके हैं, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूस यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए सीरिया से अपने सैनिक और वहां तैनात अपने घातक हथियार निकाल रहा है। माना जा रहा है कि तुर्की ने भी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर दी और सीरिया में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने की धमकी तक दे डाली, जिसके लिए उसने बहाना बनाया कुर्द लड़ाकों का। हालांकि तुर्की की ये धमकी कोई नई नहीं है, वो पिछले कुछ बरसों से सीरिया के अंदर फौज भेजने की धमकी देता रहा है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंक को बारूदी सुरंग से तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की फौज लैंडमाइन से बचने के लिए सड़क के बजाय खेतों से गुजर रही थी, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने खेतों में भी बारूदी सुरंग बिछाकर उस टैंक को बर्बाद कर दिया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें बीच सड़क पर एक ध्वस्त टैंक दिखाई दिया, जिसे देखकर रूस के जवानों को इस बात का अंदेशा हो गया कि दुश्मन ने सड़क पर लैंडमाइन बिछाई हुई है।
इसलिए रूस की फौज सड़क के बजाय खेतों से होकर जाने लगी। लेकिन टैंक में सवार सैनिक इस बात से बेखबर थे कि यूक्रेन ने खेतों में भी बारूदी सुरंग बिछा रखी है। लिहाजा एक टैंक जैसे ही लैंडमाइन के ऊपर से गुजरा, वहां जोरदार धमाका हुआ, जो इतना जोरदार था कि उसकी वजह से कुछ सेकंड के लिए आसमान धुएं से भर गया। हालांकि रूस के इस काफिले में कुछ और टैंक भी थे जो हमले से बचने के लिए वहीं रुक गए, लेकिन एक टैंक दुश्मन के जाल में फंसकर धमाके की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने वहां मौजूद सभी टैंकों पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें नष्ट कर दिया। वहीं विदेशी कर्ज चुकाने में नाकाम होने के बाद अमेरिका रूस पर नई पाबंदियों की बौछार करने की तैयारी में जुट गया, जिसकी वजह से 100 साल के बाद विदेशी कर्ज का भुगतान करने में डिफॉल्टर हो चुके रूस की मुश्किल और बढ़ सकती है। और रूस पर नए प्रतिबंधों की ये बरसात हो सकती है जर्मनी में चल रही G7 की बैठक के दौरान। अगर ऐसा हुआ तो ये रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस बार अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर पुतिन को यूक्रेन में युद्ध लड़ने लायक नहीं छोड़ने का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत रूस की उन रक्षा कंपनियों और कमाई के दूसरे बड़े साधनों को निशाने पर लिया जाएगा जिनकी वजह से पुतिन को जंग के बीच भी मोटा मुनाफा हो रहा है। और रूस ने यह दलील भी दी कि वो अपनी करेंसी रूबल में कर्जदारों को भुगतान करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम रूस को इसकी इजाजत नहीं देते। जबकि रूस की आर्थिक हालत अभी इतनी खराब नहीं हुई है कि वो 4000 करोड़ रुपए का कर्जा भी न दे पाए, लेकिन परेशानी तो इसलिए हुई क्योंकि उसके पास देने के लिए इतने डॉलर नहीं थे। उसके बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो रूबल को डॉलर में बदलने में भी नाकाम है। जबकि अमेरिकी बैंकों ने रूस पर ही बैन लगा दिया है। अमेरिका के बैंकों में तो रूस का बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार जमा है, लेकिन रूस अपने ही पैसे को छू तक नहीं पा रहा। दोनों परेशानियों की वजह से इस वक्त रूस बुरी तरह लाचार है। ऐसे में नए प्रतिबंध उसकी लाचारी को और बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिले घातक रॉकेट सिस्टम हाइमार्स से रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए। दावा किया गया कि इस हमले में पुतिन की फौज के 40 सैनिकों की मौत हो गई, जिसमें एक रूसी कर्नल भी शामिल थे। खबर है कि डॉनबास के एक इलाके में जेलेंस्की की सेना ने यह हमला उस वक्त किया जब कई रूसी जवान इकट्ठा हुए थे। दावा किया गया कि जेलेंस्की की सेना ने रूसी फौज पर पहली बार हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से हमला किया, जिसमें रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के अंधेरे में एक के बाद एक कई रॉकेट दुश्मन की तरफ बढ़ते नजर आए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लुहांस्क में रूस और यूक्रेन के बीच लगातार महायुद्ध जारी है। यूक्रेन की सेना रूस को ताबड़तोड़ मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना ने एंटी टैंक मिसाइल से रूस के टैंक को तबाह कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एंटी टैंक मिसाइल को तबाह किया गया, यूक्रेन ने यह वीडियो जारी किया। टारगेट को भी तबाह किया जा सकता है। ये 85 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से हमले करने में सक्षम है, लेकिन खबर है कि यूक्रेन को अभी अमेरिका से बहुत ज्यादा दूरी तक मार करने वाले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम नहीं मिले हैं। असल में रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सेना पूरी तरह से अमेरिका और दूसरे नेटो देशों के हथियारों के भरोसे ही युद्ध लड़ रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से आधुनिक हथियारों की मांग करते रहे हैं। बताया गया कि अब इसी कड़ी में अमेरिका ने यूक्रेन को कई हाइमार्स रॉकेट सिस्टम भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल जेलेंस्की की फौज डॉनबास में रूस के कब्जे वाले इलाकों में कर रही है। यूक्रेन जंग से बदले हालात के बीच G7 देशों की नजर भारत पर टिक गई। दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वो चाहते हैं कि भारत रूस के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह बनाने में उनकी मदद करे, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जो साबित करते हैं कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, जिनमें एक है रूस से तेल का आयात जारी रखना और दूसरा है यूक्रेन जंग पर रूस के खिलाफ कड़ा बयान न जारी करना। मतलब ये कि बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आए भारत ने रूस से अपनी दोस्ती निभाई। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का मुद्दा शांति से सुलझाने की अपील तो की, लेकिन उस पर हमले के लिए रूस की कड़ी आलोचना कभी नहीं की। जबकि अमेरिका और यूके जैसे देश चाहते थे कि भारत उस भेड़चाल का हिस्सा बने जिसमें पश्चिम और यूरोप जैसे देश पहले से शामिल हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी मन से ये नहीं किया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जर्मनी गए प्रधानमंत्री से G7 देश उम्मीद कर रहे हैं कि वो रूस से तेल मंगवाना कम करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने पर रूस पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका तो खुलकर यह बात कह भी चुका है।
वो शुरू से चाहता है कि दुनिया भर के देश यूक्रेन के मुद्दे पर उसके साथ खड़े हों। लेकिन जैसा अमेरिका ने चाहा वैसा हुआ नहीं। जिन देशों ने खुलकर अमेरिका को बताया कि वो अपने हितों को प्राथमिकता देंगे, उनमें भारत भी शामिल है। लेकिन G7 के सम्मेलन के जरिए बाइडेन एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। उनकी ओर से बयान जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पैगाम भी पहुंचाया गया। 2 दिन पहले वहां के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने बयान दिया था कि बाइडेन प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि पुतिन पर दबाव बढ़ता रहे। उन्होंने ये भी बोला था कि मौजूदा हालात में अमेरिका के पास भारत से चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। जाहिर है बाइडेन प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि भारत न झुकेगा और न ही ब्लैकमेल होगा। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद भारत ने रूस से तेल आयात कम नहीं किया, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। जबकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने तेल के आयात पर भारत पर प्रेशर डाला है और संदेश दिया है कि वो रूस से आयात पर प्रतिबंध में बढ़ोतरी देखना चाहता है।